लेकिन उसके ठीक बाद उस मेल कलीग के एटीट्यूड ने मुझे इस सोच को खारिज करने पर मजबूर कर दिया। मैंने वो तब देखा जब उस कलीग ने वो बात कही। उसने ऊपर देखा, मुझे देखा, और तुरंत उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जांग चेन, तुम यहाँ हो। मैं उस फीमेल कलीग के इस बदलते एटीट्यूड से कंफ्यूज था। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी मैंने स्माइल दी और उसे ग्रीट किया। तुम अभी जांग फैमिली के यंग मास्टर के बारे में क्या कह रही थी? जांग फैमिली के यंग मास्टर शब्द सुनते ही उस कलीग का चेहरा उतर गया। उसने वहां जांग ताओ की तरफ इशारा किया। जांग फैमिली का यंग मास्टर? मैं और भी ज्यादा बॉफल्ड हो गया। जांग ताओ जांग फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन दुनिया में जांग सरनेम वाले बहुत से अमीर लोग हैं, और जांग ताओ के पिछले दिखावे के हिसाब से ये मुमकिन है कि वो किसी अमीर जियांग फैमिली का बेटा हो। उसे जियांग फैमिली का यंग मास्टर बुलाना इतना अजीब नहीं है। अभी मैं खुद को दिलासा दे ही रहा था कि कलीग के अगले सेंटेंस ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया। तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं किस जियांग फैमिली की बात कर रही हूँ। मैं जिस जांग फैमिली की बात कर रही हूँ वो वही प्रेस्टीजियस जांग फैमिली है जिसने कुछ समय पहले ही अपने खोए हुए सबसे छोटे बेटे को ढूंढा है। ये वही जियांग फैमिली है जिसका हमारे सीईओ के साथ एंगेजमेंट हुआ है। मुझे सुन्न और स्पीचलेस देखकर उस कलीग को लगा कि मैं जांग ताओ की आइडेंटिटी जानकर शॉक हो गया हूं। उसने मुंह बनाया। तुमने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? मैंने सुना है कि जांग फैमिली का वो सेकंड यंग मास्टर स्लम एरिया में पला बढ़ा है। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी परवरिश ऐसी हुई है। भले ही वो कलीग जिसे नापसंद कर रही थी वो मैं नहीं था, फिर भी मुझे ऑकवर्ड फील हुआ। मुझे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। जांग ताओ जांग फैमिली का यंग मास्टर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं चला? क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग फैमिली का कोई इलेजिटिमेट बच्चा बाहर घूम रहा हो? मैं छोटे जियांग फैमिली के ग्रुप चैट में गया और डैड को टैग किया। डैड, क्या हमारी फैमिली का कोई इलेजिटिमेट बच्चा बाहर घूम रहा है? मदर और मेरे बड़े भाई ने एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क्स भेजे। इस बीच जांग फैमिली के फादर और सन एक मीटिंग में थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि ग्रुप चैट में क्या हुआ है। मीटिंग खत्म होने के बाद फादर और डॉटर ने अपने फोन निकाले और देखा कि जियांग फैमिली के ग्रुप चैट में 100+ मैसेजेस थे। ऊपर स्क्रॉल करने पर मेरे भेजे हुए पहले मैसेज को देखकर मेरे फादर और बड़ी सिस्टर सन्न रह गए। आधे मिनट बाद मेरे फादर छोटे ग्रुप चैट में आए और गुस्से में लगातार कई वॉइस मैसेजेस भेजे। मैं ऑफिस में था और उन्हें ओपन करके सुनने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं हैरान रह गया। कौन सा बास्टर्ड मेरे बारे में ऐसी बातें बना रहा है? हनी, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मेरा कोई इलेजिटिमेट बच्चा नहीं है। ये सब दूसरों का फैलाया हुआ स्लेंडर है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा फेथफुल रहा हूं। मुझे पता चलने दो कि ये झूठ किसने फैलाया है, वरना मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। मैंने अपने फादर की अपनी इनोसेंस साबित करने की डेस्परेट कोशिश देखी और तुरंत समझ गया कि जांग ताओ ने पक्का मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके बी कॉर्पोरेशन में एंट्री ली है। कोई ताज्जुब नहीं कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद से जांग ताओ के लिए सब कुछ इतना आसान रहा है जैसे वो कोई गेम हैक कर रहा हो। जो बातें मैं पहले समझ नहीं पा रहा था अब सब क्लियर थीं। अब मैं उन सबको समझ गया हूं। जांग ताओ ने बी कॉर्पोरेशन में घुसने के लिए मेरा रूप धरा, यानी मुझे इम्पर्सोनेट किया। मुझे डर है कि पहले शायद शाओ रेंजर को जेंग ताओ ने अपनी असली आइडेंटिटी बता दी थी। इसी वजह से उसे हैरास नहीं किया गया और कमीशन पाने के लिए अमीर औरतों के साथ ड्रिंकिंग पर नहीं जाना पड़ा। बस मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि शाओ रेंजर के फायर होने के बाद नया मैनेजर वैंग कोई ऐसा इंसान होगा जो पावर से नहीं डरता। जांग ताओ को लगा कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का ये टैक्टिक अब असरदार नहीं रहा और उसने उन्हें शांत कर दिया, ये सजेस्ट करते हुए कि वो मुझे ये मैटर खुद हैंडल करने दें, क्योंकि जिस इंसान को जांग ताओ ने इम्पर्सोनेट किया था वो मैं था। मेरे पेरेंट्स को लगा कि मेरा इसे खुद हैंडल करना ही एप्रोप्रिएट है, इसलिए वे मेरी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर ना करने के लिए राजी हो गए, इस डर से कि अगर मेरे बड़े भाई और बहन को पता चला तो वे पहले ही एक्शन ले लेंगे। मैंने उन्हें भी एक्सप्लेन किया। जब मेरे बड़े भाई ने मुझे ये कहते सुना कि एक और इंटर्न जो मेरे साथ ही बी कॉर्पोरेशन में आया था उसने मुझे इम्पर्सोनेट करने की हिम्मत की है, वो तुरंत फ्यूरियस हो गया। मैं जानता था कि जांग ताओ ठीक आदमी नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़का उस शाओ से भी ज्यादा शेमलेस होगा। हमारी जियांग फैमिली के किसी मेंबर को इम्पर्सोनेट करने की हिम्मत। इस लड़के को लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सही कहा ना जांग चेन? मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। इन्वेस्टिगेट करो, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करो। मैं वाकई देखना चाहता हूं कि ये लड़का कितना शेमलेस हो सकता है। अपनी फैमिली का सपोर्ट पाकर मुझे काफी ईज महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, ये न्यूज कि जैंग फैमिली का यंग मास्टर और बॉस का फ्यूचर हस्बैंड कंपनी में काम कर रहा है, जंगल की आग की तरह फैल गई। जब शाओली को ये पता चला तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि सब लोग जिस बॉस के हस्बैंड की बात कर रहे हैं वो मैं हूं। वे तुरंत शहद की मक्खियों की तरह खींचे चले आए। वे बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ उमड़ पड़े। पिछले कुछ दिनों से बिजनेस डिपार्टमेंट का एंट्रेंस बहुत ही लाइवली रहा है।
पूरी कंपनी में ऊपर से नीचे तक हर कोई बॉस के फ्यूचर हस्बैंड का असली चेहरा देखना चाहता था। कुछ बोल्ड लोगों ने तो पहले ही खुलेआम और छुप छुप कर जांग ताओ को फ्लैटर करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि इस वजह से जांग ताओ को काफी गिफ्ट्स मिले। वो रोज ऑफिस एकदम स्प्रिंग ब्रीज की तरह चमकता हुआ आता था। मैंने सीधे चेहरे के साथ उसके स्मग एक्सप्रेशन को देखा। कुछ दिनों तक सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे किसी की याद आई, वो औरत जो पिछली बार अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में मिली थी, जिसने मेरे हाथ में अपना बिजनेस कार्ड थमाया था। मुझे शक हुआ कि जांग ताओ में मुझे इम्पर्सोनेट करने का कॉन्फिडेंस उसी औरत से आया है। मैं पहले उस औरत की आइडेंटिटी गेस कर रहा था, लेकिन एक शाम जब मैं ओवरटाइम कर रहा था और घर जाने वाला था, तो मैं लिफ्ट में फिर से उस औरत से मिला और उस औरत ने मुझे देखा। उसकी आंखें साफ तौर पर चमक उठीं। ये देखकर कि औरत लिफ्ट में अकेली है, मैंने अचानक इस लिफ्ट से जाने का इरादा छोड़ दिया। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उस औरत ने मेरा पीछा किया और मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और 2 कदम पीछे हट गया। जियांग फैमिली में वापस आने के बाद मैंने कुछ समय तक पर्सनल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग की थी। अब मैं टेरिफाइंग तरीके से स्ट्रांग फील करता हूँ। मैं एक सांड को भी काबू कर सकता हूँ, फिर एक औरत तो दूर की बात है। मुझे पीछे हटते देख वो औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम जांग ताओ के कलीग हो, सही कहा ना? मैंने कुछ नहीं कहा और बस उसे देखता रहा। ये देखकर वो औरत हंसी और बोली, वो बिजनेस कार्ड जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। मैंने बीच में ही टोक दिया, क्या आपको कुछ काम है? अगर नहीं तो प्लीज एक तरफ हट जाइए। मैं इस औरत पर शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत ही कोल्ड और डिस्टेंट बर्ताव किया। वो औरत गुस्सा नहीं हुई और बस मुस्कुराती रही। मेरा नाम फू यिंगिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने भौहें सिकोड़ी और शक के साथ पूछा। आपका सरनेम एफयू है? ये देखकर कि मैंने आखिरकार एक अलग एक्सप्रेशन दिया है, फू यिंगिंग के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। सही कहा, मेरा सरनेम एफयू है। फू यिंगिंग ने खास तौर पर इस बात पर जोर नहीं दिया कि उसके सरनेम का कौन सा कैरेक्टर है। जब मैंने ये नाम सुना तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन मुझे अपने दिल के शक को वेरीफाई करने की जरूरत थी, इसलिए मैं फिर से अपने कोल्ड और डिस्टेंट अंदाज में आ गया। फू यिंगिंग मेरे चेहरे के इस लुक से बहुत खुश थी। ये सच में उसका टाइप था। फू यिंगिंग अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से अचानक जांग ताओ की आवाज आई, हनी, क्या तुम मुझे ऑफिस से पिक करने आई हो? एंगल की वजह से जांग ताओ ने मेरी मौजूदगी नोटिस नहीं की और फू यिंगिंग ने गिल्टी फील करते हुए मुझे उसकी नजरों से छिपा लिया। इससे पहले कि जांग ताओ पास आता, मैं चुपचाप वहां से निकल गया। अपनी फैमिली की कार में बैठने के बाद मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर श्योली का फोन नंबर निकाला और उसे एक मैसेज भेजा। असिस्टेंटली, क्या आप मेरा एक छोटा सा फेवर कर सकते हैं? शाओली बस सोने ही वाला था कि तभी उसका फोन अचानक जल उठा। मैसेज पढ़ने के बाद शाओली ने तुरंत रिप्लाई किया, मिस्टर जियांग, प्लीज बस ऑर्डर दीजिए। मैंने शाओली से कंपनी में किसी को ढूंढने के लिए कहा। शाओली ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। पूरी कंपनी में उनकी प्रेसिडेंट के अलावा क्या एफयू सरनेम वाली कोई और भी औरत थी? हालांकि उसे शक था, फिर भी शाओली इन्वेस्टिगेट करने में मदद करने के लिए राजी हो गया। शाओली का रिप्लाई देखकर मैंने अपना फोन नीचे रखा और कार की खिड़की से बाहर देखा। बाहर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मुझे रियलाइज हुआ कि जैंग फैमिली में लौटने के बाद से मेरी लाइफ काफी ज्यादा कलरफुल हो गई है। गुजर बसर करने के लिए दिन रात स्ट्रगल करने वाले पुराने दिन अब एक दूसरी लाइफ की तरह दूर लग रहे थे। हालांकि मेरी पिछली लाइफ मुश्किल थी, लेकिन उसमें ये सारी साजिशें, धोखे और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में इंतजार कर रहा था। मुझे अंदर आते देख मेरे भाई ने तुरंत मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे चेहरे के करीब आ गया। वो फेक यंग मास्टर के बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पूछ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। मैंने आज जो कुछ भी डिस्कवर किया था वो सब उसे बता दिया। मैंने अपना स्पेकुलेशन भी मेंशन किया। मेरे भाई ने जब ये सुना तो वो इतना शॉक हो गया कि काफी देर तक स्पीचलेस रहा। काफी देर बाद कमरे में ठहाकों की गूंज सुनाई दी। मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दोनों सच में मुझे हंसा हंसा कर मार डालेंगे। मैं इतने सालों से जी रहा हूं और पहली बार मैंने ऐसे अजीब लोग देखे हैं। मैं थोड़ा स्पीचलेस था, लेकिन अभी चीजें बहुत क्लियर नहीं हैं, मैंने शांति से कहा। इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे बड़े भाई ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आ जाएं, मैं उसे तुरंत बता दूं। फिर वो मेरे कमरे से चला गया, हंसते हुए। अगले दिन मैं रोज की तरह काम पर गया और लिफ्ट के पास मेरी मुलाकात जियांग ताओ से हुई। लिफ्ट में जांग ताओ लगातार मेरी वॉच को घूर रहा था। जांग ताओ ने एक पल के लिए देखा और उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। जांग ताओ ने नीचे देखा और पाया कि उसकी वॉच अभी भी उसकी कलाई पर थी। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और गुस्से में बोला, जांग शेन जैसा गरीब बास्टर्ड, वो इतनी अच्छी वॉच कैसे अफोर्ड कर सकता है? जांग ताओ ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पास ग्रीन सबमैरिनर खरीदने के लिए पैसे कहां से आए।
तब तक नहीं जब तक उसने 2 गॉसिप करने वाली फीमेल कलीग्स की बातें नहीं सुन ली। वो आदमी अभी जो दिखा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जो कल रात वाइस प्रेसिडेंट एफयू के साथ था। अब जब तुमने जिक्र किया है तो मुझे भी याद आया, कल रात वाइस प्रेसिडेंट एफयू वाकई उस आदमी के साथ बहुत फ्लर्टी हो रही थीं। क्या तुम्हें लगता है कि उनके बीच उस तरह का रिलेशनशिप है? ये सुनकर जांग ताओ के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसे अचानक कल रात लिफ्ट के पास फू यिंगिंग को देखना भी याद आया। उस समय उसे लगा था कि फू यिंगिंग खास तौर पर उसे ऑफिस से पिक करने आई थी। अब जियांग ताओ के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैंने पक्का फू यिंगिंग को सेड्यूस किया है, और वो वॉच जो मेरी औकात से बाहर थी पक्का फू यिंगिंग की तरफ से एक गिफ्ट होगी। उसकी औरत किसी दूसरे प्रिटी बॉय को गिफ्ट दे रही है। इस ख्याल ने जांग ताओ के गुस्से को बेकाबू कर दिया। वो जैंग फैमिली का यंग मास्टर था, बी कॉरपोरेशन का होने वाला दामाद, और फिर भी किसी ने उसकी औरत को चुराने की हिम्मत की। ये सच में अनबेरेबल था। जांग ताओ मुझसे सवाल करने के लिए ऑफिस में घुसना चाहता था, लेकिन ऑफिस में घुसने से ठीक पहले वो अचानक शांत हो गया। उसकी नज़र ऑफिस के कांच के दरवाजे से होते हुए ठंडी नफरत के साथ मेरे डेस्क पर मुझ पर पड़ी। इस समय मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, अभी भी इस बात से अनजान कि जियांग ताओ मुझसे नफरत कर रहा है और मुझे बी कॉरपोरेशन से बाहर निकलवाने की प्लानिंग कर रहा है। लंच के दौरान मुझे शाओली द्वारा भेजी गई एक फाइल मिली। मैं शाओली की एफिशिएंसी से थोड़ा हैरान था। मैंने फाइल खोली। इसे पढ़ने के बाद मैं बस इतना ही कह सकता था कि लाइफ सरप्राइजेज से भरी है। एक फेक इंसान दूसरे फेक से मिलता है। ये सीन वाकई स्पेक्टाकुलर है। मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि रिजल्ट्स मिलने के बाद मैं उन्हें तुरंत बताऊंगा, इसलिए मैंने अपने भाई के साथ चैट विंडो खोली और उन्हें वो रिजल्ट्स भेज दिए जो मुझे अभी पता चले थे। मैंने खाना जारी रखने के लिए अभी अपना फ़ोन नीचे रखा ही था कि अगले ही सेकंड मेरा फ़ोन पागलों की तरह बजने लगा। मैंने देखा कि ये सब मेरे बड़े भाई के मैसेजेस थे। उन्हें लगा कि टेक्स्ट करना बहुत स्लो है और उन्होंने सीधे एक के बाद एक दर्जन वॉइस मैसेजेस भेज दिए। मैं कैफेटेरिया में था और उन्हें सुन नहीं सकता था, इसलिए मैंने उन सभी को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। हर शब्द से मेरे भाई की खुशी और अगले डेवलपमेंट को देखने की उनकी उत्सुकता को देखना मुश्किल नहीं था। जियांग शेन, तुम इस फेक का पर्दाफाश करने की प्लानिंग कब कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? ऐसे मौके पर तुम्हारे बड़े भाई के तौर पर मुझे तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए वहां होना चाहिए। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि अगर मैंने अपने भाई के मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मेरे भाई की पर्सनालिटी को देखते हुए अगले ही सेकंड उनका कॉल आ जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी से मैसेज का जवाब दिया और वादा किया कि जब मैं जांग ताओ को एक्सपोज करूंगा तो उन्हें पक्का अपने साथ ले जाऊंगा। जांग फैमिली के बाकी 3 मेंबर्स को भी पता चल गया और उन्होंने भी एक एक करके मुझसे उन्हें साथ ले जाने के लिए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जांग फैमिली का गॉसिप के लिए प्यार एक ट्रेडिशन है। जीन्स वाकई एक कमाल की चीज है। मैंने अभी तक ये नहीं सोचा था कि मैं जांग ताओ की फेक आइडेंटिटी को कब एक्सपोज करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बेवकूफ खुद पहले मौत को दावत देगा। हाल ही में डिपार्टमेंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। बिजनेस डिपार्टमेंट में हर कोई बेहद बिजी था। हम बस यही चाहते थे कि हमारे पास हाथों की एक एक्स्ट्रा जोड़ी होती। मैनेजर वैंग ने इस प्रोजेक्ट को बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली साइन हो जाए तो वो कंपनी से डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय के लिए एक जेनरस बोनस के इनाम की मांग करेंगे। इसने हर एम्प्लॉय को मोटिवेट किया। उनका मोराल 1,20,000% बढ़ गया। वे हर दिन और भी कड़ी मेहनत करने लगे। इस प्रोजेक्ट के लिए बिड की जरूरत थी। प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जीतने के लिए हर कोई बिजी होकर ओवरटाइम कर रहा था। लेकिन बिडिंग वाले दिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बैंक कॉरपोरेशन की बिड प्राइस लीक हो गई। हमने इस बड़े प्रोजेक्ट को जीतने का मौका खो दिया। मैनेजर वैंग बिडिंग साइट से डार्क एक्सप्रेशन के साथ कंपनी वापस आए और सीधे फू लुयन के ऑफिस गए। कुछ ही देर बाद मैनेजर वैंग उसी डार्क एक्सप्रेशन के साथ वापस आए और उनके पीछे कई लोग थे। किसी ने उन्हें टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टाफ के रूप में पहचान लिया। मैनेजर वैंग की नज़र हर किसी के चेहरे पर घूमी और ठंडे टोन में उन्होंने एक बम फोड़ा। ये बिड इसलिए फेल हुई क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं और वो इंसान आप ही लोगों के बीच है। ये सुनकर हर कोई अपने पास वाले कलीग्स को शक की नज़र से देखने लगा। इस पल उन सब ने एक ही बात सोची। उनके डिपार्टमेंट में एक मोहरा यानी जासूस था और इस जासूस की वजह से उनकी हाल की सारी मेहनत बेकार चली गई थी। किसी की दौलत में बाधा डालना उनके माता पिता को मारने जैसा है। ये गुस्सा तो निकलना ही था। मैंने अनजाने में जियांग ताओ की तरफ देखा और इसी नज़र की वजह से मैंने गलती से जांग ताओ के चेहरे पर जीत वाली मुस्कुराहट की एक झलक देख ली। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान ने कंपनी का सीक्रेट लीक किया वो जांग ताओ था? नहीं, ये सही नहीं है। जांग ताओ इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि ऐसा कुछ करे, तो वो किसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये बात अब बहुत क्लियर थी। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे फंसाने के लिए जांग ताओ ऐसा कुछ करेगा। मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी।
जासूस होने के सबूत शायद जांग ताओ ने मेरे वर्कस्टेशन पर प्लांट कर दिए होंगे। जैसा कि उम्मीद थी, टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टाफ ने वहां मौजूद सभी लोगों के कंप्यूटर चेक करने के बाद मेरे कंप्यूटर पर सो-कॉल्ड सबूत ढूंढ लिए। जब उन्होंने सुना कि मैं वो जासूस हूं जिसने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं, तो डिपार्टमेंट में हर किसी का मुझे देखने का तरीका बदल गया। कुछ लोग जिनके साथ मेरे पहले अच्छे रिलेशन थे, अब मुझे अलग नज़र से देख रहे थे। गुस्से वाले मेल कलीग्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वे भागकर आना चाहते हों और मुझे कुछ घूंसे मारना चाहते हों। जब मैनेजर वैंग को पता चला कि वो जासूस मैं हूं, तो उन्होंने भौहें सिकोड़ी। उनके दिल में अनजाने में ये एहसास हुआ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। अचानक भीड़ से जांग ताओ का सरकास्टिक लहजा सुनाई दिया। जेंग शेन, कंपनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा कुछ किया? जांग ताओ के लीड लेने के साथ गुस्से वाले लोग भी शुरू हो गए। एक एक करके सब मेरी गलती की आलोचना करने लगे, बस ये सोचकर कि उनके बेनिफिट्स मेरी वजह से खत्म हो रहे हैं। कुछ लोगों की बातें और भी कड़वी होने लगी। मैंने ये सब देखा और फिर भी एक शब्द नहीं बोला। मुझे लगता है कि चूंकि जांग ताओ ने ऐसा जाल बिछाया था, तो उसने पक्का सर्विलांस कैमरा का कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। इसके अलावा मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे इस तरह फंसाएगा, इसलिए मैं पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड था। अब मैं इस मामले में अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता था। जांग ताओ इस तरीके का इस्तेमाल करके मुझे बी कॉर्पोरेशन से बाहर निकलवाना चाहता था। मैंने सबकी शिकायतों को इग्नोर किया और कोल्ड होकर कहा, मेरे कंप्यूटर पर मिले सबूतों के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और प्रूफ है कि ये मुझसे रिलेटेड है? लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सामने सबूत होने के बावजूद मैं इतना शांत रह सकता हूं। डिपार्टमेंट बिना दिमाग वाले लोगों से नहीं भरा था। शांत होने के बाद कुछ लोगों को भी लगा कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। भले ही टेक डिपार्टमेंट के कलीग्स ने पाया कि इन्फॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर से लीक हुई थी, पर यह साबित नहीं होता था कि ये मैंने ही किया है। इस पॉइंट पर जिस किसी को बात समझ आई वो बोल पड़ा, जांग शेन आमतौर पर बहुत अच्छा इंसान है। वो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेगा। इस मामले की अभी भी क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलिए किसी इनोसेंट इंसान के साथ गलत नहीं करते। जांग ताओ ने देखा कि चीजें उसके प्लान के मुताबिक स्मूथ नहीं चल रही हैं, तो उसे थोड़ी एंजाइटी होने लगी। जांग ताओ नफरत में अपने दांत पीसने लगा। वैसे भी इन्फॉर्मेशन वाकई जांग शेन के कंप्यूटर से लीक हुई थी, वो पक्का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो जांग शेन ने ये नहीं किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने नहीं किया? जिन कलीग्स ने अभी मेरे लिए स्टैंड लिया था, जांग ताओ की बात सुनकर वे भी एक पल के लिए खामोश हो गए। मैं ठंडी हंसी हंसा और जांग ताओ की तरफ पूरी तरह सरकाज़्म के साथ देखा। ये तो भूल ही जाओ कि ये मामला अभी खत्म हुआ है। जांग ताओ, तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने ही किया है? जांग ताओ की आंखों में गिल्ट की एक झलक दिखी, लेकिन उसने ढिठाई से मानने से इनकार कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जांग शेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की कोशिश करने की? जो मेल कलीग्स आमतौर पर जांग ताओ को फ्लैटर करते थे, उसे मेरे हाथों घिरता देख तुरंत आगे आ गए। जांग शेन, क्या तुम्हारी शामत आई है? जांग ताओ जांग फैमिली का यंग मास्टर है। क्या वो तुम जैसे गरीब लड़के को गलत ठहराएगा? सही कहा। जांग शेन, तुम्हें अपना खुद का स्टेटस देखना चाहिए। क्या तुम हमारे जांग ताओ से कंपेयर किए जाने के लायक भी हो? जांग ताओ का स्टेटस क्या है और तुम्हारा क्या है? मैंने ठंडी नजरों से उस मेल कलीग को देखा। फिर तुम्हारा स्टेटस क्या है? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कोई शहंशाह हो या खुदा के बंदे? तुम होते कौन हो मेरे साथ इतना हाई एंड माइटी बनने वाले? किंग डायनेस्टी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। क्या तुम्हारा बुढ़ा अभी भी यहाँ सपने देख रहा है? वो मेल कलीग मौके पर ही फ्यूरियस हो गया, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में सबसे ओल्डेस्ट था। फिर मैंने उस मेल कलीग को देखा जिसने मुझे गरीब कहा था। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या तुम कोई टाइकून हो? फिर तुम यहाँ अभी भी काम क्या कर रहे हो? वो मेल कलीग मेरी बातों से स्पीचलेस हो गया। वो बस काले चेहरे के साथ उदास होकर एक तरफ खड़ा रह सका। फाइनली मैंने उस मेल कलीग को देखा जिसने स्टेटस की बात की थी। क्या तुमने अपना खुद का स्टेटस चेक किया है? ये किस लेवल का है, हाई क्लास या लो क्लास? वो मेल कलीग काफी देर तक मैं हकलाता रहा और आखिरकार एक सेंटेंस बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। शॉर्ट में कहें तो यंग मास्टर। जांग फैमिली का यंग मास्टर तुम्हें फंसाएगा नहीं। ये सुनने के बाद मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ जांग ताओ की ओर देखा। क्या ऐसा है? जांग फैमिली का यंग मास्टर? जांग ताओ ने गिल्टी होकर कहा, जांग शेन, बात मत घुमाओ। अभी हम तुम्हारे कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने के बारे में बात कर रहे हैं। वो मुझे और भी बदनाम करना चाहता था। तभी एक जाना पहचाना चेहरा अचानक दरवाजे से अंदर आया। काफी रौनक है यहाँ। किस बात पर डिस्कशन चल रहा है? सबने करीब से देखा और रियलाइज किया कि वो मेरा बड़ा भाई था जो अंदर आया था। मैनेजर वैंग मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े।
इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, उन्होंने अचानक मेरे भाई को ये कहते सुना। मुझे लगा मैंने अभी जैंग फैमिली के किसी यंग मास्टर के बारे में कुछ सुना। वो कौन हो सकता है? मैंने सुना है कि जैंग फैमिली ने हाल ही में अपने सबसे छोटे बेटे को ढूंढा है जो 20 साल से ज्यादा समय से खोया हुआ था। मैं काफी समय से क्यूरियस हूं। जल्दी 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 जैंग फैमिली के उस यंग मास्टर को बाहर आने दो ताकि मैं देख सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसा दिखता है। ये सुनकर सबकी नजरें एक साथ जांग ताओ की तरफ मुड़ गईं। जांग ताओ की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने अपनी बॉडी पर सूट को ठीक किया, अपनी छाती फुलाई, सिर ऊंचा किया और मेरे भाई की ओर बढ़ा। सीईओ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मेरा नाम जांग ताओ है। मैं वही जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूं जिसका आपने जिक्र किया। यह सुनकर मेरे भाई के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तुम जियांग फैमिली के यंग मास्टर हो? हाँ, वो मैं ही हूं। मेरे भाई ने लापरवाही से पास से एक फाइल उठाई और सीधे उसे फेंक कर मारा, जो सीधा जियांग ताओ के चेहरे पर लगी। जांग ताओ ने यकीन न करते हुए अपना चेहरा पकड़ लिया। उसने शौक के साथ जांग यी यांग की ओर देखा। आपने मुझे मारा? आपकी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप नहीं जानते? जियांग फैमिली यहां है। मेरे भाई ने लापरवाही भरे लहजे में जियांग ताओ की ओर देखा। क्या तुम जानते हो मेरा पूरा नाम क्या है? न केवल जियांग ताओ बल्कि वहां मौजूद हर कोई पजल लग रहा था। वे एक दूसरे को देखने लगे। यहां तक कि मैनेजर वैंग के चेहरे पर भी हैरानी लिखी थी। मेरे भाई ने धीरे से एक सेंटेंस कहा, ध्यान से सुनो। मैं जैंग फैमिली का बड़ा यंग मास्टर हूं, जैंग यी यांग। उस एक सेंटेंस ने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया। जहां तक जांग ताओ की बात है, जांग फैमिली और एल्डेस्ट यंग मास्टर इन शब्दों को सुनने के बाद उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जांग ताओ ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि जिस आदमी ने अभी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था वो असल में जांग फैमिली का बड़ा यंग मास्टर था, यानी उस असली यंग मास्टर का सगा भाई। अगर पहले की बातें ना हुई होती तो जांग ताओ अभी भी खुद को सही साबित कर सकता था। लेकिन अब जांग ताओ ने जांग फैमिली का यंग मास्टर होने का दावा किया था, फिर भी उसने अपने सामने खड़े अपने सगे भाई को नहीं पहचाना। क्या ये पूरी तरह से बेतुका नहीं है? साफ तौर पर जांग ताओ अकेला नहीं था जिसने ये सोचा। अपने आसपास के लोगों की शक भरी नजरें देखकर जांग ताओ को बहुत गिल्टी फील हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसका जैंग फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर इम्पर्सोनेशन यानी रूप धरना किसी भी हाल में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इसलिए जांग ताओ ने अपने दांत पीसे और मेरे भाई और मेरी तरफ इशारा किया। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम जांग शेन के बहुत करीब हो। उसने पक्का तुम्हें यहाँ जैंग फैमिली का मेंबर बनकर इम्पर्सोनेट करने के लिए ढूंढा होगा। तुम कहते हो कि तुम जांग फैमिली के बड़े यंग मास्टर हो, तो क्या उससे तुम बड़े यंग मास्टर बन जाओगे? जांग फैमिली के? मेरे भाई ने ठंडी आह भरी और जियांग ताओ की ठुड्डी पकड़ ली। उसका लहजा बर्फीला था। टिस टिस टिस। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास उस सॉन्गजाओ से ज्यादा दिमाग होगा। अब लगता है कि मैंने तुम्हें वाकई ओवर एस्टिमेट कर लिया था। जांग ताओ बोला, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम जैंग फैमिली के बड़े यंग मास्टर हो? तभी दरवाजे से एक मेल वॉइस आई। मैं इसे साबित कर सकता हूं। मेरी भौहें 2 बार फड़क उठीं। मैंने देखा कि दरवाजे से 3 और लोग अंदर आए। वे तीनों मेरे फादर, मदर और बड़ी सिस्टर थे। फादर और बड़ी सिस्टर दोनों ही फाइनेंशियल मैगजीन्स में अक्सर दिखते रहते थे। ऑफिस में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें न पहचानता हो। जब जांग ताओ ने जांग फैमिली के उन 3 मेंबर्स को आते देखा तो वो 2 कदम लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। मॉम ने डैड के हाथों में हाथ डाला और बड़ी एलिगेंस के साथ चलकर आईं। मेरा भाई तुरंत उनके करीब चला गया। अपने लहू में बसा लिया जिसने। डैड, मॉम, सिस, आप लोग भी यहां आ गए। डैड की ठंडी नजर पास में पड़े पीले चेहरे वाले जांग ताओ पर पड़ी। उनका लहजा बिल्कुल भी अनफ्रेंडली था। तुमने अभी क्या कहा कि तुम कौन हो? जांग ताओ सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल सका। मेरी बड़ी सिस्टर ने जियांग ताओ को ऊपर से नीचे तक एक बार देखा। तो तुम वो हो जिसने मेरे छोटे भाई को इम्पर्सोनेट किया है? हा हा, क्या तुम इसके काबिल भी हो? उनका एक एक सेंटेंस थप्पड़ की तरह था जो जियांग ताओ के चेहरे पर जोर से लगा। अगले ही पल एक और ड्रामेटिक सीन हुआ। मेरे फादर, जो अभी तक पत्थर जैसा चेहरा बनाए हुए थे, अचानक उनके एक्सप्रेशन बदल गए। उनका लहजा भी बेहद कोमल हो गया। जांग शेन, डैड के पास आओ। मैंने चुपचाप एक आह भरी और मजबूरी में अपने फादर की तरफ चल दिया। डैड, मॉम, भाई, सिस्टर। ऑफिस में हैरानी भरी फुसफुसाहट गूंजने लगी। जो कलीग्स पहले मुझ पर ठंडी नफरत के साथ भौहें सिकोड़ रहे थे, उन्होंने डर के मारे एक एक करके अपने सिर झुका लिए। जांग ताओ की आंखें शौक में फटी रह गईं। ये उसकी आंखों का सबसे बड़ा रूप था जो मैंने देखा था। उसने यकीन न करते हुए कहा, जांग शेन, तुम जियांग फैमिली के यंग मास्टर हो? मैंने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर बेरुखी से देखा और सरकास्टिकली कहा, हूं, मैं वही हूं जिसे तुमने इम्पर्सोनेट किया
और ऑफिस के कलीग्स को मुझे आइसोलेट करने के लिए उकसाया। वो अनलकी लड़का, जांग फैमिली के यंग मास्टर, जांग ताओ का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। वो बेहद एंग्जाइटी में था। अचानक अपनी आंखों के कोने से जांग ताओ ने उस औरत को देखा जो दरवाजे से अंदर आई थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो उस इंसान की तरफ भागा, भागते हुए शिकायत करने लगा, हनी, तुम आखिरकार यहां आ गई। तुम्हें मेरा स्टैंड लेना होगा। वे मुझे बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं डार्लिंग। तुम आखिरकार आ गई। तुम्हें मेरा स्टैंड लेना होगा। वे मुझे बहुत बुली कर रहे हैं। जांग ताओ ने फू लुयान के चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किए। जिस गोल्डन थाई यानी अमीर सहारे को उसने पकड़ा था, उसे तुरंत कंफर्ट न करते देख उसका पारा चढ़ने ही वाला था। फिर उसने आखिरकार उन औरतों को देखा जो फू लुयान के साथ चल रही थीं। सबसे आगे जो औरत थी वो बेहद खूबसूरत थी। उससे एक नॉबिलिटी यानी रईसी की महक आ रही थी और वो फू लुयान थी। जिस पल जियांग ताओ ने फू लुयन को देखा, वो इतना दंग रह गया कि अपनी नजरें नहीं हटा सका। जांग ताओ के उस गंदे एक्सप्रेशन को देखकर फू लुयान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट के सामने उसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस सीक्रेटली जांग ताओ का हाथ खींच सकी, तभी जाकर वो जियांग ताओ के ख्यालों को वापस खींच पाई। जांग ताओ फू लुयान की आवाज में दांत पीसने वाली कड़वाहट थी। वो लुक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई आदमी अपनी पार्टनर के सामने ही उसे चीट कर रहा हो। हकीकत में सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जांग ताओ बा वान का आदमी था, लेकिन जांग ताओ अब फू लुयन में बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था। कोई भी इंसान जो अंधा न हो वो ये साफ देख सकता था। जांग ताओ होश में आया। उसने अनिच्छा से अपनी नजरें हटाईं। फू लुयान बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बी ग्रुप के सीईओ की पोजीशन के मुकाबले शोहरत और दौलत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर भी जांग ताओ खुद को रोक नहीं पाया और बीच बीच में चोरी छिपे फू लुयान को देखता रहा। डार्लिंग, तुम्हें मेरा स्टैंड लेना होगा। ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। जांग ताओ ने फिर से बेचारा बनने का नाटक शुरू कर दिया। अगर ये पहले की बात होती तो बा वान ने उसे कब का कंफर्ट कर दिया होता, लेकिन आज काफी देर इंतजार करने के बाद भी जांग ताओ को बा वान से कोई दिलासा नहीं मिला। उसने चोरी से बा वान की तरफ देखा तो पाया कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। डार्लिंग, तुम्हें क्या हुआ है? बा वान ने जांग ताओ की तरफ देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। ये देखकर शाओली ठंडी हंसी हंसा। अगर मैनेजर बीए नहीं बोल सकती तो मैं बोलूंगा। लेकिन इससे पहले कि शाओली कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मुंह खोलता, उसे जांग ताओ की आवाज ने टोक दिया। उसने शाओली को नफरत भरी नजरों से घूरा और उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण था। तुम बस एक मामूली असिस्टेंट हो। क्या तुम्हें यहां बोलने का कोई हक है? मेरी गर्लफ्रेंड बी ग्रुप की सीईओ है। तुम्हें पता है क्या ऐसा है? मुझे ये कैसे नहीं पता चला कि मेरी कंपनी किसी और की हो गई है? फू लुयन की बर्फीली आवाज गूंजी, जिसने जांग ताओ के अगले शब्दों को बीच में ही काट दिया। जांग ताओ की आंखें शॉक में फटी रह गईं। उसकी नजरें फू लुयन और बा वान के बीच बार बार घूमने लगीं। फिर उसने अचानक बा वान का हाथ झटक दिया। बा वान, क्या तुम बी ग्रुप की सीईओ नहीं हो? पोल खुल जाने की शर्मिंदगी बा वान के चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने चोरी छिपे फू लुयान की तरफ देखा। उसका शरीर अनजाने में कांप रहा था। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं बी ग्रुप की सीईओ हूं? ये साफ तौर पर तुम्हारी अपनी गलतफहमी थी। सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो। जांग ताओ ने हैरानी से बा वान की तरफ देखा। भले ही वो खुद बहुत ढीठ था, फिर भी वो बा वान की बेशर्मी देखकर दंग रह गया। मेरी गलतफहमी? बा वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुमने मुझे जानबूझकर गुमराह नहीं किया? जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे बताया था कि तुम प्रेसिडेंट बा हो। जांग ताओ को उनकी पहली मुलाकात का जिक्र करते देख बा वान के चेहरे पर नफरत भरा भाव आ गया। उस दिन तुमने साफ तौर पर मुझे गलती से प्रेसिडेंट बीए समझ लिया था और फिर मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा तुम उस दिन उस रिसेप्शन में आए थे, क्या इसलिए नहीं आए थे ताकि किसी अमीर यंग लेडी को फंसा सको? साथ ही तुमने भी मुझसे झूठ बोला था। तुमने खुद कहा था कि तुम जैंग फैमिली के यंग मास्टर हो। जांग ताओ बा वान की बातों से स्पीचलेस हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस गोल्डन थाई को उसने इतनी प्लानिंग और बिना किसी शर्म के पकड़ा था, वो भी एक फेक निकली। कोई ताज्जुब नहीं कि बे वान उसे कंपनी में ज्यादा दिखावा नहीं करने देती थी और नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वो प्रेसिडेंट बीए को डेट कर रहा है। पता चला कि बा वान भी एक फेक थी। वो सारी बातें जो पहले समझ नहीं आ रही थीं या अजीब लग रही थीं, वो अब आखिरकार समझ गया था। शुरू से अंत तक कोई जैंग फैमिली का यंग मास्टर नहीं था, कोई बी ग्रुप की सीईओ नहीं थी। ये सब बस दो धोखेबाजों के बीच का आपसी धोखा था। बा वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की?
मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वो सीन वाकई देखने लायक था। उसने सच में लोगों को बिना पलक झपकाए घूरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बा वान वान एक औरत थी, लेकिन जब बात लड़ाई की आई तो वो जियांग ताओ जैसे मर्द से कम नहीं थी। उन दोनों के बीच जमकर मुकाबला हुआ। जल्द ही दोनों घायल हो गए। आखिरकार डैड से ये सब और नहीं देखा गया और उन्होंने लोगों से उन्हें अलग करने को कहा। जब गार्ड्स ने दोनों को अलग किया तो दोनों की हालत बेहद खराब थी और उनके मुंह से अभी भी एक दूसरे के लिए गालियां निकल रही थीं। फू लुयन ने अपने पास खड़े शाओली से ठंडे लहजे में कहा, कल से मैं इन दो लोगों को कंपनी में दोबारा नहीं देखना चाहती। शाओली ने सिर हिलाया। जी। प्रेसिडेंट बी जांग ताओ और बा वान वान, जो पागलों की तरह छटपटा रहे थे, फू लुयान की बातें सुनने के बाद जैसे अपनी सारी ताकत खो बैठे और जमीन पर ढेर हो गए। शाओली ने गार्ड्स को इशारा किया और वे समझ गए। वे जांग ताओ और बा वान वान को घसीटते हुए ले गए। मैं अचानक आगे बढ़ा। रुकिए, जांग ताओ द्वारा मुझे सीक्रेट्स लीक करने के मामले में फंसाने की बात अभी सुलझी नहीं है। ये सुनकर जांग ताओ का शरीर कांप उठा। उसने अपना पिछला सारा एरोगेंस खो दिया था। जांग ताओ को लगा था कि उसने बी ग्रुप की सीईओ को पटा लिया है और अब वो कंपनी में मनमर्जी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास जैंग फैमिली के यंग मास्टर की नकली पहचान का ढाल भी था। उसने मान लिया था कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मुझे बदनामी के साथ कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। शायद मुझे एक बड़ा कॉम्पेंसेशन और जेल जाने की नौबत भी झेलनी पड़ती। अब मैं बिना बैकग्राउंड वाला वो बेचारा इंसान नहीं था और उसकी फेक आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो चुकी थी। उसका इकलौता सहारा भी एक फ्रॉड निकला। जांग ताओ को लगा कि वो अब खत्म हो गया है, पूरी तरह खत्म। लेकिन उसने ढिठाई से मानने से इनकार कर दिया और कहा कि बिना सबूत के मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने जिद की कि उसने मुझे नहीं फंसाया और ये उसका काम नहीं था। ये सच था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं वाकई जांग ताओ का कुछ नहीं कर सकता था। बस किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि उस पल फू लुयान कोई कदम उठाएगी। सबने देखा कि खूबसूरत और कोल्ड फू लुयन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, मेरा हाथ थामा और कहा, जब तक मेरा एचएन खुश है, करोड़ों का प्रोजेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसे खो देते हैं तो खोने दो। उस मौके पर जांग फैमिली के अलावा मुझे डर है कि उस समय हर किसी के दिमाग में एक ही ख्याल था, प्रेसिडेंट BA कितनी डोमिनेटिंग है। बस इस इंसिडेंट के बाद फू लुयन के अपने हस्बैंड को इतना प्यार करने की कहानी पूरे ग्रुप में एक पल में फैल जाएगी। जांग ताओ ने मेरी तरफ देखा, जिसे फू लुयान और जांग फैमिली दोनों का इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा था। उसकी आंखें जलन से लाल हो गईं। लेकिन लोग एक जैसे हो सकते हैं, पर उनकी किस्मत अलग होती है। भले ही हम दोनों का सरनेम जियांग है, लेकिन तकदीर ने फैसला कर लिया था कि हम लाइफ में अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। इस बार मुझे फंसाने के चक्कर में जेंग ताओ ने लगभग वो सारे सबूत मिटा दिए थे जो वो छोड़ सकता था और बा वन वान जेंग ताओ की पार्टनर थी। एक बार जांग ताओ पकड़ा जाता तो वो भी मुसीबत में पड़ जाती। इसलिए सबूतों की कमी के कारण उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाना नामुमकिन था। लेकिन इसी वजह से जियांग ताओ और बा वान वान अब बी ग्रुप में नहीं रह सकते थे। मैंने सुना है कि जिस दिन बा वान वान ने बी ग्रुप छोड़ा, जांग ताओ उसके घर उससे मिलने पहुंचा। उन दोनों के बीच बे वान वान के रेंटेड रूम में जबरदस्त बहस हुई। बाद में बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसके बाद बा वान वान की बहुत पिटाई हुई। मैंने सुना है कि मामला काफी सीरियस था, यहां तक कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। चेकअप में पता चला कि बे वान वान प्रेग्नेंट थी। बच्चा जांग ताओ का था। बच्चे को एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह इस्तेमाल करते हुए जांग ताओ लॉजिकली बा वान वान के घर में शिफ्ट हो गया। बाद में मैंने सुना कि जांग ताओ और बा वान वान ने शादी नहीं की। जब बे वान वान ने बच्चे को जन्म दिया तो जांग ताओ उसके सारे पैसे लेकर भाग गया, क्योंकि बे वान वान को बी ग्रुप से निकाल दिया गया था। बाद में वैसी ही सिमिलर जॉब मिलना उसके लिए नामुमकिन था। अपनी हाई पेइंग इनकम खोने के बाद उसे अपनी मां और अपने न्यूबॉर्न बच्चे का खर्च भी उठाना था। ये बहुत ही मुश्किल काम था। जब भी बा वान वान और ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाती थी तो वो उन शुरुआती दिनों को याद करती और गहरे पछतावे में डूब जाती। ये सब बाद की कहानी थी। उस दिन के बाद ये बात कि मैं ही जैंग फैमिली का असली यंग मास्टर हूं पूरे ग्रुप में पूरी तरह फैल चुकी थी। इसके साथ ही फू लुयान के अपने हस्बैंड पर जान छिड़कने की अफवाहें भी फैल गईं। अब बी ग्रुप में ऊपर से नीचे तक, एम्प्लॉयज से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स तक, हर कोई ये जानता था। मैंने पहले सोचा था कि भले ही मेरी असली पहचान सामने आ गई है, लेकिन काम हमेशा की तरह चलता रहेगा। पर यह अलग था। सब कुछ बदल गया था। शायद वे जांग फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर मेरे स्टेटस से डरे हुए थे, या शायद वो फू लुयन की पोजीशन की वजह से था। सेल्स डिपार्टमेंट में मेरा वर्कलोड कम से कम होता गया। पहले जब दूसरे कलीग्स बहुत बिजी होते थे तो वे कभी कभी मुझसे मदद मांग लेते थे, लेकिन अब वो लोग मुझे कोई काम देने के बजाय
अपना ब्रेक टाइम या ऑफिस के बाद का कीमती समय कुर्बान करना ज्यादा पसंद करते थे। इससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। मैं खुद को ट्रेन करने के लिए बी ग्रुप में आया था, लेकिन अब हर कोई मुझे किसी बीमारी की तरह अवॉइड कर रहा था। वे मुझे कुछ करने ही नहीं देते थे, तो फिर मैं इम्प्रूव कैसे करता? ये सिचुएशन कुछ दिनों तक चली और ये साफ था कि मैं नाखुश हूं। लंच के दौरान फू लुयान ने साफ महसूस कर लिया कि मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं है। क्या बात है, उदास हो? फू लुयान ने मेरे सामने रिब्स की एक प्लेट रखी। ये देखकर कि मैं अभी भी खुश नहीं हो रहा हूं, उसने बात को ज्यादा नहीं खींचा। बस लंच के बाद फू लुयान ने ऑफिस का दरवाजा लॉक किया और मुझे लाउंज में ले गई। उसने मुझे बेड के किनारे पर बिठाया। उसने मेरे गले में हाथ डाले और मेरी गोद में बैठ गई। क्या बात है? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मुझे बताओ। मैंने एक पल के लिए सोचा और उदासी से कहा, लुयान, क्या मैं बहुत घिसा पिटा हूं? फू लुयान सन रह गई, फिर मुस्कुराई। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने अपने होंठ से कोड़े। देखो, मैं पहले से ही एक अमीर यंग मास्टर हूं जिसे खाने कपड़े की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंट होने की जिद करता हूं। नतीजा ये कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया और मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी सबकी मदद लेनी पड़ती है। अब जबकि मेरी पहचान उजागर हो गई है, मेरे कलीग्स मुझे नाराज करने से डरते हैं। वे मुझे कुछ करने ही नहीं देते। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। शायद तुम सही कह रही थी। शायद तुम्हें मुझे अपने पास ही ट्रांसफर कर लेना चाहिए। कम से कम मैं तुम्हें चाय पानी तो सर्व कर ही सकता हूं। फू लुयान धीरे से मुस्कुराई। उसने एक हाथ से धीरे से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई। फू लुयान की आवाज बहुत कोमल थी। क्या तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट का काम वाकई इतना पसंद है कि तुमने मेरे पास आने के बजाय वहां रुकने को चुना? मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। काफी हिचकिचाने के बाद मैंने अपना सिर हिलाया। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। क्या तुम समझ रही हो मेरा मतलब? फू लुयान ने मुझे गहराई से देखा, फिर अचानक नीचे झुककर मेरे होठों पर किस किया। बेशक, मैं तुम्हें समझती हूं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो बस इसे करते रहो। क्या तुम्हें नींद आ रही है? जाओ, एक झपकी ले लो। मैंने सिर हिलाया और अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे जल्दी ही नींद आ गई। मेरे सोने के बाद फू लुयान चुपचाप लाउंज से बाहर निकल गई। वो ऑफिस से बाहर आई और शाओली के डेस्क के पास खड़ी होकर बोली, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को मेरे लिए ऊपर बुलाओ। शाओली ने सिर हिलाया और तुरंत इंटरनल लाइन पर फोन करने के लिए फोन उठाया। कुछ ही देर में मैनेजर वैंग लिफ्ट के पास दिखाई दिए। मैनेजर वैंग ज्यादा देर तक फू लुयान के ऑफिस में नहीं रुके, बल्कि जल्दी में वहां से निकल गए। सेल्स डिपार्टमेंट लौटने के बाद मैनेजर वैंग ने खास तौर पर ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को मीटिंग रूम में एक छोटी सी मीटिंग के लिए बुलाया। उस छोटी सी मीटिंग का स्पेसिफिक कंटेंट सिर्फ उन्हीं को पता था जो उसमें शामिल हुए थे। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने फू लुयान के लाउंज में एक झपकी ली थी और दोपहर का काम शुरू होने से पहले ही उठ गया था। जब मैं ऑफिस वापस लौटा तो सब कुछ फिर से बदल चुका था। सिर्फ एक दोपहर में ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस में सबको एमनेसिया यानी याददाश्त जाने की बीमारी हो गई हो। किसी को याद नहीं था कि मैं जांग फैमिली का यंग मास्टर हूं या बी ग्रुप की सीईओ का फियांसे। जो कलीग्स पहले मुझे किसी बीमारी की तरह अवॉइड कर रहे थे, वे अब बहुत खुशमिजाज और फ्रेंडली थे। सब कुछ वैसा ही हो गया था जैसा मेरी असली पहचान उजागर होने से पहले था। मैंने अपने आसपास की चीजों और उस जाने पहचाने वर्कलोड को देखा और एक पल के लिए ये सब अनरियल लगा। ये एक सपने जैसा था, क्योंकि मेरा मूड अच्छा था। मेरी वर्क एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ गई। मैंने छुट्टी होने से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया। कई बार कंफर्म करने के बाद कि अब कुछ भी नहीं बचा है, मैंने अपना सामान पैक किया, रोज की तरह ऑफिस के कलीग्स को गुड बाय कहा और ऑफिस से निकल गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे जाते ही पूरे ऑफिस में राहत की एक सामूहिक सांस गूंजी। उफ, सीईओ के फियांसे आखिरकार काम से निकल गए। हमारी अभी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, है ना? सीईओ के फियांसे को सैटिस्फाइड होना चाहिए। असल में अगर आप इसके बारे में सोचें तो पहचान उजागर होने से पहले भी सीईओ के फियांसे बहुत अप्रोचेबल थे। क्या हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया था? तुम्हारा क्या मतलब है? पहचान उजागर होने से पहले ही क्या, वो अब भी बहुत अप्रोचेबल हैं। सही सही सही, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में हमें मिस्टर जैंग को उस तरह अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सीईओ के फियांसे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, ऑफिस में मौजूद हर किसी ने सिर हिलाया। मैं ऑफिस से निकल चुका था, इसलिए मुझे इन सब बातों का पता नहीं था। मैं फू लुयान की प्राइवेट लिफ्ट से नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में गया। फू लुयान के साथ मेरा रिलेशनशिप एक्सपोज होने के बाद इकलौता फायदा ये हुआ कि अब मुझे आखिरकार फू लुयान के साथ चोरी छिपे घर जाने की जरूरत नहीं थी। डिनर के समय डैड को अचानक कुछ इंपॉर्टेंट याद आया। ओह, सही कहा, 1 महीने में ओल्ड मास्टर का 80वां बर्थडे है। ओल्ड मास्टर बा का इरादा एक सिंपल पार्टी रखने का है। वैसे इस पॉइंट पर डैड की नजर मुझ पर टिक गई। अगर आप ध्यान से देखें
तो उनकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट देखी जा सकती थी। मैं सवालों से भरा हुआ था। तभी मैंने डैड को आगे कहते सुना, वैसे हम पब्लिकली एचेन और लुयान की एंगेजमेंट की न्यूज़ भी अनाउंस करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मैं मौके पर ही सन्न रह गया। एंगेजमेंट? डैड ने सिर हिलाया। हाँ, जब से तुम जियांग फैमिली में लौटे हो, लुयान के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट भी होनी ही चाहिए। ओल्ड मास्टर मेरे लिए फिक्रमंद है, इसलिए वो चीज़ों को थोड़ा जल्दी सेटल करना चाहते हैं। ओल्ड मास्टर बा और ओल्ड मास्टर जांग अपनी जवानी में जान से प्यारे दोस्त थे। साथ ही मेरे डैड और फू लुयन के डैड का रिलेशनशिप, यह तो बस समय की बात थी कि दोनों परिवार समधी बन जाते। मैं खामोश रहा। ओल्ड मास्टर बा का 80वां बर्थडे करीब आ रहा है। बी फैमिली के होने वाले पोते दामाद के तौर पर मुझे लगा कि मुझे एक गिफ्ट तैयार करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप कोई गिफ्ट देने जा रहे हैं तो आपको वो देना चाहिए जो उन्हें पसंद आए। इसलिए उस रात मैं खास तौर पर फू लुयान के कमरे में छुप कर गया। मैंने सोचा कि चूंकि फू लुयान ओल्ड मास्टर बीए की सगी पोती है तो वो अपने दादाजी की पसंद को बहुत अच्छी तरह जानती होगी। मैंने फू लुयन से कुछ जानकारी लेने और फिर ये सोचने का प्लान बनाया कि ये गिफ्ट कैसे तैयार किया जाए। बस बात ये थी कि जब मैं फू लुयन के कमरे में चुपके से घुसा तो न तो स्टडी रूम में कोई था और न ही बेडरूम में। वहां सिर्फ बाथरूम से गिरते पानी की आवाज आ रही थी। मेरे कान लाल हो गए। मुझे लगा कि मैंने फू लुयन के शावर खत्म करने के बाद होने वाली ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वाकई सही समय चुना है। मैंने पहले जाने और बाद में वापस आने का प्लान बनाया, लेकिन मैंने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था। तभी बाथरूम में पानी की आवाज रुक गई, फिर कदमों की आहट आई। मैंने पागलों की तरह चारों ओर देखा और मेरी नज़र कमरे के बड़े बेड पर पड़ी। मैंने कंबल उठाया और उसके अंदर छिप गया। छिपने के बाद मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैं जितनी भी अच्छी जगहों पर छिप सकता था, कंबल के नीचे छिपने से बेहतर कोई भी जगह होती। मैं चिढ़कर कंबल के नीचे छिपा रहा और बाथरूम का दरवाज़ा खुला। फू लुयन बाथ टॉवल में लिपटी हुई अपने गीले बालों को सुखाते हुए बाहर निकली। लगभग उसी पल फू लुयान ने बेड पर उभार नोटिस किया। फू लुयान पहले सन्न रह गई, फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने पास की कुर्सी के पीछे तौलिया लटकाया और धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ी। कंबल के नीचे छिपे हुए मैंने कदमों की आहट सुनी जो करीब आ रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बेड के पास कदम रुक गए। कंबल के जरिए मैं लगभग अपने ऊपर फू लुयन की नज़र महसूस कर सकता था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे शायद खुद पहल करनी चाहिए और बाहर आकर एक्सप्लेन करना चाहिए। लगभग उसी समय मैंने कंबल उठाया। फू लुयन पास झुकी। जब हमारी आंखें मिली तो मैंने सहज रूप से कंबल खींचा, लेकिन फू लुयन ने उसे थाम लिया। वो धीरे से हंसी। तुम किस चीज से छिप रहे हो? मैं हकलाया, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक मुझे अपने होठों पर गर्माहट महसूस हुई। दोनों ने पैशनेटली किस किया। नतीजा ये हुआ कि इसी पल दरवाज़ा अचानक धकेल कर खोला गया। लुयान, क्या तुम्हारे पास एक पल है? मॉम तुमसे बात करना चाहती हैं। मदर बे ने जैसे ही कमरे की सिचुएशन को साफ तौर पर देखा, वो मौके पर ही जम गईं। 0.01 सेकंड बाद मदर बे अचानक मुड़ी और जल्दी से फू लुयन के कमरे से बाहर निकल गईं, यहां तक कि सोच समझकर उन दोनों के लिए दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझे रिएक्ट करने तक का समय नहीं मिला, यहां तक कि सफाई का एक शब्द भी नहीं। मैं बस बेबस होकर मदर बीए को बाहर जाते देखता रहा। फू लुयन ने अपनी नजरें हटाईं, मेरी हालत को नीचे देखा और पूछा, क्या हम जारी रखें? मैं आखिरकार होश में आया। फू लुयन धीरे से हंसी और मेरे बगल में लेट गई। क्या तुम्हें लगता है कि आंटी बीए को लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे कमरे में देर रात आकर कोई बदतमीजी कर रही हूं? सब खत्म हो गया। इस बार तो मैं वाकई गया काम से। फू लुयन बेबसी से हंसी। डरो मत, मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वो शायद इस सीन को देखने की उम्मीद ही कर रही थीं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर हिचकिचाहट की एक झलक दिखी। लेकिन हमारी अभी शादी नहीं हुई है। फू लुयन ने अपनी भौहें ऊपर कीं। क्या हमारी 1 महीने में एंगेजमेंट नहीं हो रही है? फू लुयन को खुद एंगेजमेंट का जिक्र करते देख मेरे कान लाल हो गए। तुम्हें पता था? फू लुयान ने सिर हिलाया। दादाजी ने वापस आते ही मुझसे इसका जिक्र किया था। मैंने हामी भरी। मैंने सुना है उन्होंने ही इसका प्रपोजल दिया था। एचएन वो उन्होंने नहीं दिया था, वो मैंने दिया था। मैं सन्न रह गया। शक के साथ फू लुयान की ओर देखने लगा। क्या? फू लुयन ने अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र कोमल थी। मैंने ही दादाजी को बताया था। मैं ही वो हूं जो तुमसे एंगेजमेंट करना चाहती हूं। बेशक यह कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर वो खुश हैं। तब जाकर मुझे पता चला कि ओल्ड मास्टर बीए का अपने 80वें बर्थडे पर हमारी एंगेजमेंट अनाउंस करने का प्रपोजल असल में फू लुयन का ही आइडिया था। इस जानकारी को पचाने के बाद और पहले की तरह मदर बे के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए मुझे लगा कि फू लुयन के बेड पर रुकना ठीक नहीं है।
उठते समय मुझे अभी रियलाइज हुआ कि फू लुयन का बाथ टॉवल पिछली हरकतों की वजह से गिरने ही वाला था। मैं मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। फू लुयान की फिगर वाकई बहुत खूबसूरत है। उसमें हर सही जगह पे कर्व्स हैं। फू लुयन ने मेरी उन पर पड़ने वाली चोरी छिपे नजरों को मिस नहीं किया, लेकिन हस्बैंड को पाने के चक्कर में उसने मुझे सीधे एक्सपोज नहीं किया। अपनी फिजीक का थोड़ा सा एडवांटेज दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। हेई हेई क्या तुम पहले कपड़े चेंज करना चाहती हो? हम बाद में बात कर सकते हैं। आखिरकार इतनी खूबसूरत फिगर का सामना करते हुए मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर फू लुयान ने मुझे एक नज़र देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, तो मेरा एक पल इंतजार करो। बोलने के बाद फू लुयान ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। उसने वार्डरोब से पजामे का एक सेट निकाला और चेंज करना शुरू कर दिया। अगर मैं चाहता तो अपनी गर्दन उचकाकर फू लुयन को कपड़े बदलते हुए देख सकता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं गहरी सांसें लेता रहा, अपने शरीर के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता रहा। एचएन, मैंने चेंज कर लिया है। यह सुनकर मैं मुड़ा। मैंने देखा कि फू लुयन ने ब्लैक सिल्क पजामे का एक सेट पहना हुआ है। ब्लैक कलर फू लुयन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जिससे एक बहुत ही लग्जरी वाली फीलिंग आ रही थी। चाहे उसने कपड़े पहने हों या नहीं, मुझे लगा कि फू लुयन वाकई खूबसूरत है। फू लुयन ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने पास खींचा। तुम अचानक इतनी देर से यहाँ क्यों आए? तभी मुझे वो इम्पॉर्टेंट बात याद आई जिसके लिए मैं फू लुयन को ढूंढने आया था। मैंने उसे ओल्ड मास्टर बीए के लिए गिफ्ट तैयार करने के बारे में बताया। मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने फू लुयान को सब कुछ बता दिया है। फिर मैंने फू लुयन को उसकी पसंद के हिसाब से गिफ्ट देने के आइडिया के बारे में बताया। ये देखकर कि मैं उसकी फैमिली को कितनी वैल्यू देता हूँ, फू लुयन बहुत खुश हुई। फू लुयान मुझे ओल्ड मास्टर बीए की पसंद के बारे में बताने लगी। शायद इसलिए कि वो अपनी जवानी में एक सिपाही थे। वो खून खराबे के दिनों से थक चुके थे, इसलिए अपने बुढ़ापे में ओल्ड मास्टर बीए को आर्टिस्टिक चीजें पसंद थीं। उदाहरण के लिए कैलीग्राफी, सेरामिक्स और ऐसी ही चीजें। जब तक वो एलिगेंट होती, ओल्ड मास्टर को बहुत पसंद आती। ये सुनने के बाद मैंने गंभीरता से एक पल के लिए सोचा कि ओल्ड मास्टर बीए के स्टेटस को देखते हुए उन्होंने बहुत सी बेहतरीन चीजें देखी होंगी। ओल्ड मास्टर बीए के टेस्ट के हिसाब से गिफ्ट ढूंढना वाकई आसान नहीं है। मेरा परेशान चेहरा देखकर फू लुयान मुस्कुराई। मुझे लगता है कि उन चीजों के मुकाबले एक गिफ्ट ऐसा है जो दादाजी सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये सुनकर कि ओल्ड मास्टर को किसी एक गिफ्ट की सबसे ज्यादा चाहत है, मेरी आंखें चमक उठीं। वो क्या है? वो कौन सा गिफ्ट है जो वो सबसे ज्यादा चाहते हैं? जल्दी बताओ। एचएन जानना चाहता है कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मैं तुम्हें अभी बताती हूं। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। जैसा कि अंदेशा था, अगले ही सेकंड फू लुयान मेरे कान के पास झुकी और कुछ फुसफुसाया। वह काफी समय से अपने परपोते को गोद में खिलाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, एचएन? मुझे अचानक बहुत नींद आ रही है। मैं वापस सोने जा रहा हूं। मेरी और सुनने की हिम्मत नहीं हुई और मैं सीधा भागकर अपने कमरे में आ गया। फू लुयान ने मेरा पीछा नहीं किया। मेरे जाने के करीब 1 घंटे बाद मदर बे ने फिर से फू लुयान का दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। लुयान, क्या मॉम अंदर आ सकती हैं? इस समय फू लुयान ने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने का काम अभी खत्म ही किया था। खटखटाने की आवाज सुनकर वो तुरंत दरवाजा खोलने गई। मॉम, ओह, क्या आप मुझे किसी काम के लिए ढूंढ रही हैं? मदर बी ने देखा कि दरवाजा खुला है और उनकी नजरें कमरे में चारों ओर घूमी। जब मैं उन्हें नहीं दिखा तो वे थोड़ी निराश हुईं। एचएन वापस चला गया। फू लुयान ने बेबसी से सिर हिलाया। हाँ, वो थोड़ी देर पहले वापस चला गया। मदर बे ने आह भरी। ठीक है फिर, असल में मैं तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं ढूंढ रही हूं। मैं बस तुमसे एचएन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहती थी। एंगेजमेंट के मामले में फू लुयान और भी सीरियस हो गई। मिस्टर और मिसेस बीए को ओल्ड मास्टर बीए के बर्थडे बैंक्वेट की फिक्र करनी थी, इसलिए उनके पास शायद एंगेजमेंट की फिक्र करने के लिए अब समय और एनर्जी नहीं होगी। इसलिए एंगेजमेंट का मामला सिर्फ फू लुयान के अरेंजमेंट पर ही छोड़ा जा सकता था। बी फैमिली मुझे अपने पोते दामाद को बहुत वैल्यू देती है, इसलिए ये एंगेजमेंट पार्टी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आखिरकार उस दिन ओल्ड मास्टर के बर्थडे बैंक्वेट में शामिल होने वाले लोग हाई सोसाइटी की बड़ी हस्तियां हैं। बे और जियांग फैमिली का पावरफुल अलायंस और मेरे प्रति फू लुयान का एटीट्यूड, उसका फियांसे होना ही बीए फैमिली के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। भले ही दोनों परिवार दिखावे की ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह न करते हों, लेकिन इस बार उन्हें एक एक्सेप्शन बनाना पड़ा और एक ग्रैंड इवेंट रखना पड़ा। एंगेजमेंट का प्रपोजल खुद फू लुयान ने दिया था। वो बेताब थी कि हर किसी को पता चल जाए कि मैं उसका हूं, इसलिए ये एंगेजमेंट पार्टी ग्रैंड होनी ही थी। फू लुयान बेहद बिजी थी और निश्चित रूप से उसके पास खुद एंगेजमेंट अरेंज करने का समय नहीं था, लेकिन उसने पहले ही बेस्ट टीम से कांटेक्ट कर लिया था।
जब तक आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तब तक ऐसी कौन सी ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी है जो आप नहीं कर सकते। यही एक सुपर पावर की ताकत है। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने काफी देर तक सोचा, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए मैंने तय किया कि कुछ समय निकालकर गलियों में टहलने जाया जाए। शायद मुझे कोई सूटेबल और सैटिस्फैक्टरी गिफ्ट मिल जाए। तो अगले ऑफ डे पर मैंने पक्के इरादे के साथ जियांग यांग को बाहर घसीट लिया। चूंकि ये ओल्ड मास्टर बा के लिए गिफ्ट चुनने का मामला था, तो जांग यांग ने एक और सवाल पूछा। फिर मैंने उसे वही सब बताया जो फू लुयान ने मुझे बताया था। बेशक मैंने उस सबसे ज्यादा चाहत वाले गिफ्ट को बाहर रखा और सिर्फ एलिगेंट गिफ्ट की बात की। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा चुनना जो ओल्ड मास्टर को पसंद आए वाकई आसान नहीं है। जो भी हो, चलो पहले शॉपिंग मॉल चलते हैं और देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम किसी एंटिक शॉप पर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जांग यांग का भी वही ख्याल होगा जो मेरा था। पहले स्टॉप के लिए दोनों भाई शॉपिंग मॉल गए। बस मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ किसी परिचित से मुलाकात होगी। उन दोनों के शॉपिंग मॉल में घुसने के कुछ ही देर बाद उन्होंने सामने दो लोगों को देखा, एक मर्द और एक औरत। वो औरत 40 या 50 साल की लग रही थी, मोटी और बदसूरत। सिर्फ उस चेहरे को देखना ही मितली जैसा था, एक रईस बनने वाली औरत का चेहरा। लेकिन उसके बगल वाला आदमी जवान और हैंडसम था। डिजाइनर सूट पहने हुए उस मोटी औरत को गले लगाए हुए था। मैंने उस आदमी को काफी देर तक घूर कर देखा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो कौन था। शाओ। पिछली बार के बाद से मैंने इस इंसान को दोबारा नहीं देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ समय तक न देखने के बाद शाओ इतना बदल गया होगा। शाओ ने भी थोड़ी दूर खड़े दोनों भाइयों को नोटिस कर लिया। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। उसके चेहरे पर गिल्ट और ह्यूमिलिएशन की एक झलक दिखाई दी। ऐसी जगह पर मेरे हाथों पकड़े जाना और ऐसी दयनीय हालत में शाओ चाहता था कि उसे कोई छेद मिल जाए जिसमें वो घुस सके। शाओ की बॉडी को अकड़ते हुए महसूस कर उस औरत ने नाखुशी में भौहें सिकोड़ी और एक हाथ से उसकी कमर चिकोटी काटी। हनी, तुम किस बारे में सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना चाहता हूँ। क्या तुम उस स्टोर पर मेरा इंतजार कर सकती हो? मैंने शाओ का वो नखरे वाला लहजा सुना और मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ। मेरे बगल में खड़े जांग यांग ने अपनी आंखें घुमाईं और उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। इसके उलट वो औरत वाकई इस तरह की चीज पसंद करती दिख रही थी। वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसने शाओ के गाल पर एक किस किया। फिर वो अपनी भारी भरकम फिगर के साथ मटकती हुई एक स्टोर में घुस गई। जैसे ही वो औरत गई, शाओ के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो हम दोनों की तरफ बढ़ा। जांग यांग ने भौहें सिकोड़ी और अनजाने में मुझे ढाल की तरह कवर कर लिया। शाओ दोनों भाइयों से थोड़ी दूर जाकर रुक गया। उसकी आंखें पूरी तरह मुझ पर टिकी थीं, जबकि मैं जांग यांग के पीछे प्रोटेक्टेड था। जांग चैन, बहुत समय बाद मिले। मैं जांग यांग के पीछे से बाहर निकला और सीधे उसकी तरफ देखा। बहुत समय बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बदल जाओगे। जब मैंने ये कहा तो मेरा इरादा सरकास्टिक होने का नहीं था, लेकिन शाओ ने उसे उस तरह नहीं सुना। अपनी अभी की अपीयरेंस और इस हालत में मेरे उसे सीधे देखने की बात याद कर शाओ नफरत में अपने दांत पीसने लगा। मुझे अब इस हालत में देखकर तुम बहुत खुश हो रहे होगे, है ना? मेरा चेहरा सवालों से भर गया। मुझे उसकी इस दुश्मनी की वजह समझ नहीं आई। मैं सोचने लगा कि शाओ की ये बेबुनियाद नफरत कब खत्म होगी। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह कहने के बाद मैंने जांग यांग को खींचा और वहां से जाने लगा, लेकिन शाओ हमारे सामने आकर रास्ता रोकता रहा। जैंग चेन, तुम जैंग फैमिली के यंग मास्टर हो, है ना? मैंने शांति से शाओ की तरफ देखा। मेरा लहजा बेरुखी से भरा था। तो क्या तुम क्या कहना चाहते हो? शाओ ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। ये बात कि मैं जांग फैमिली का यंग मास्टर हूं, उसे जांग ताओ से पता चली थी जब जांग ताओ को बी ग्रुप से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था, लेकिन उसने जानबूझकर ये जानकारी शाओ को टेक्स्ट की थी। साथ ही जांग ताओ के गुस्से से भरी सरकास्टिक टिप्पणियां भी थीं। शाओ ने माना कि जैसे ही उसे पता चला कि मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूं, उसके दिल में मेरे लिए नफरत और भी बढ़ गई। लेकिन उससे भी ज्यादा उसके मन में कड़वाहट थी कि जब मैं पहले से ही जैंग फैमिली का यंग मास्टर था, तो शुरुआत में मैंने उसके सामने थोड़ा झुक क्यों नहीं दिया? अगर मैंने अपनी पहचान पहले बता दी होती तो वो मुझे टारगेट करने के हर तरीके नहीं आजमाता। अगर उसे मेरी पहचान पहले पता होती तो उस समय के उनके रिलेशनशिप के हिसाब से शाओ आराम से बी ग्रुप में रह सकता था। उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता। उसे अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ इन्वॉल्व होने के लिए अपने सिद्धांतों के खिलाफ भी नहीं जाना पड़ता। मैंने जांग ही यांग को खींचा और शाओ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। शाओ फिर से हमारा रास्ता रोकना चाहता था। तभी जांग ही यांग बोल पड़ा, जेंग फैमिली के पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे वो ये पक्का कर सकती है कि तुम यहाँ सर्वाइव न कर सको। अगर तुम इसे टेस्ट नहीं करना चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। उस एक सेंटेंस ने शाओ के कदम लड़खड़ा दिए। इस दुनिया में जियांग और बिए दोनों ही ऐसी फैमिलीज हैं जिनसे दुश्मनी करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते।
और मैं इस वक्त इन दोनों फैमिलीज का सबसे लाडला था। ये सच था कि शाओ ने किसी अमीर के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन जैंग फैमिली के मुकाबले वो बुढ़िया जिसके साथ वो था ज्यादा से ज्यादा बस अमीर थी। इसके अलावा अगर उसे मेरी पहचान पता चल जाए तो उस औरत का उसके लिए जांग फैमिली से पंगा लेना बिल्कुल नामुमकिन था। क्या पता मेरी और जियांग यियांग की पहचान जानने के बाद वो उससे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए खुद भाग खड़ी हो। तब तक वो इंसान और पैसा दोनों खो चुका होगा। शाओ ने अब और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जेंग यियांग मुझे लेकर उसके पास से शान से निकला। गुजरते वक्त जांग यियांग उसे चुभने वाली बात कहना नहीं भूला। टिस टिस टिस, लगता है तुम अपनी इस नई पहचान में बहुत अच्छी तरह ढल गए हो, इसे जारी रखो। ये कहने के बाद जांग यियांग ने इस बात की परवाह नहीं की कि शाओ का चेहरा कितना बदसूरत हो गया है और सीधे मुझे लेकर वहां से चला गया। जब हम काफी दूर निकल आए तो मैंने जियांग यियांग की तरफ देखा। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा सरकाज़्म दिखाने का टैलेंट इतना जबरदस्त है। जांग यियांग ने अपने बालों को झटका। क्या मैं अभी सुपर कूल लग रहा था? कूल। मैंने जांग यियांग की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे डबल थम्स अप भी दिया। इसके बाद दोनों कई स्टोर्स में गए और कुछ अच्छी चीजें देखीं, लेकिन मैं अभी भी सैटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा। जैसा कि पहले प्लान किया था कि अगर मॉल में कुछ नहीं मिला तो दोनों भाई एंटीक मार्केट जाएंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन ऐसी एंटीक चीजों के साथ दिक्कत यह है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, वरना आपको आसानी से ठगा जा सकता है। चूंकि मेरे आसपास कोई भी इन चीजों के बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैंने आसानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर जेंग यियांग ने कुछ चीजें देखीं जो उसे लगा कि ओल्ड मास्टर बीए के लिए गिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन मैंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। पूरा दिन बीत गया और दोनों भाई अभी भी खाली हाथ घर लौटे। जैसे ही जांग यांग और मैं घर में घुसे, मॉम ने हमें एक कमरे में खींच लिया। कमरे में मेरा नाप लेने वाला इंसान काफी समय से इंतजार कर रहा था। नाप लेने के बाद वे लोग पैक करके चले गए। तब जाकर मॉम के पास हम दोनों भाइयों के दिन भर के रिजल्ट के बारे में पूछने का समय था। ये जानकर कि मैं कोई सैटिस्फैक्टरी गिफ्ट नहीं चुन पाया, मॉम ने मुझे कुछ शब्दों के साथ सांत्वना दी। जंग चैन, मैं जानती हूं कि तुम ग्रैंडपा को सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, लेकिन तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जब तक ये तुम्हारी तरफ से दिया गया गिफ्ट है, ग्रैंडपा को पक्का पसंद आएगा। जांग यांग ने पूरी सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, बिल्कुल सही जांग चैन। इतने परफेक्शनिस्ट मत बनो। वे चीजें जो हमने पहले एंटीक शॉप में देखी थीं, मैंने सोचा। पहले मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब मुझे पता है कि ग्रैंडपा को क्या देना है। मॉम और जांग यांग पहले तो सन्न रह गए, फिर एक साथ बोले, वो क्या गिफ्ट है? मैं रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, लेकिन उन्हें अपना प्लान नहीं बताया। ये देखकर कि मैं बताना नहीं चाहता, मॉम और जियांग यांग ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उन्हें बर्थडे पार्टी वाले दिन पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि क्या गिफ्ट देना है। उस रात मैं बहुत अच्छी तरह सोया। अगले दिन मैंने जियांग फैमिली को बताया कि मुझे सिटी भी वापस जाना होगा। जब उन्होंने सुना कि ये ओल्ड मास्टर के लिए गिफ्ट चुनने के लिए है, तो जैंग फैमिली ने मुझे नहीं रोका। इसलिए फू लुयान और मैं सिटी बी के लिए प्लेन में सवार हो गए। कुछ घंटों बाद प्लेन सेफली लैंड कर गया। मैं फू लुयान का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर ले गया। एयरपोर्ट के गेट पर एक कार पहले से ही खड़ी थी। मैंने उस जानी पहचानी कार को देखा और फिर फू लुयान की तरफ। क्या ये हमारी कार है? फू लुयान को मेरे शब्दों का चुनाव बहुत पसंद आया। वो खुशी से मुस्कुराई। मतीन, हमारी कार, चलो अंदर बैठते हैं। फू लुयान और मैं मेबाक की पिछली सीट पर बैठ गए। फू लुयान बोली, क्या हमें आराम करने के लिए कोई होटल ढूंढना चाहिए या सीधे वहीं चले? मैंने एक पल के लिए सोचा, चलो सीधे वहीं चलते हैं। मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूं कि वो जगह अब भी वहीं है या नहीं। फिर मैंने सामने ड्राइवर को एड्रेस दिया। 1 घंटे बाद मेबाक एक पुराने दिखने वाले रेजिडेंशियल एरिया के गेट के सामने रुकी। कई महीनों बाद इस जानी पहचानी जगह को दोबारा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे एक जमाना बीत गया हो। फू लुयान मुझे कार से बाहर ले गई। अब आगे कहाँ? मैं रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाने ले चलता हूँ। फिर मैंने फू लुयान का हाथ थामा और एक गली में चला गया। कुछ मिनट चलने के बाद हमारे सामने एक नूडल शॉप आई। मुझे वही जानी पहचानी खुशबू आई और लगा जैसे मेरे मुंह में पानी आने वाला है। फू लुयान की तरफ मुड़कर देखते हुए मेरी आंखें जैसे सितारों से भर गई थीं। लुयान, इस बात का बुरा मत मानना कि ये दुकान पुरानी और छोटी है। यहाँ के नूडल्स वाकई बहुत लाजवाब हैं। फू लुयान ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। क्या छोटा जांग चेन अक्सर यहाँ खाने आता था? मैंने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ की ओनर अक्सर मेरा और मेरी दादी का ख्याल रखती थीं। वो हमेशा हमें ढेर सारे नूडल्स देती थीं। चूंकि ये जांग चेन के बचपन की याद है, तो मुझे इसे पक्का ट्राई करना चाहिए। उसके साथ ही फू लुयान और मैं दुकान के अंदर चले गए।
माँ जी, 2 बाउल बीफ नूडल्स। थैंक यू। जब फू लुयन और मैं दुकान में घुसे तो लंच की भीड़ का समय निकल चुका था, लेकिन वहां अभी भी छोटी सी दुकान में काफी लोग बैठे थे। छोटी और साफ सुथरी किचन के अंदर से ओनर का उत्साह भरा जवाब आया, 2 बाउल, सही है ना? अभी आए। मैं फू लुयन को उस सीट की तरफ ले गया जहां मैं और मेरी दादी हमेशा बैठा करते थे। ये दुकान बड़े लेवल की नहीं थी, लेकिन किस्मत से इसे बहुत साफ रखा गया था, पर दीवारों पर वक्त के कुछ निशान अभी भी बाकी थे। असल में जब मैं फू लुयान को बैठने के लिए खींच रहा था तो मुझे थोड़ी एंग्जाइटी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि फू लुयान के स्टेटस के हिसाब से उसने शायद पहले कभी ऐसी जगहों की तरफ देखा भी नहीं होगा। लेकिन अब ये देखकर कि फू लुयन ने न तो कोई नफरत दिखाई और न ही उसके चेहरे के भाव बदले, मैंने मन ही मन चैन की सांस ली। कुछ ही देर बाद ओनर बीफ नूडल्स के 2 बड़े बाउल लेकर आई। जब उसने मुझे देखा तो ओनर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। इसके बजाय जब उसने मेरे बगल में फू लुयान को देखा तो वो कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई। मैं तुम्हारी आवाज से ही जान गई थी कि ये तुम हो। तुम्हें आए हुए बहुत समय हो गया है। मैं ओनर की तरफ देखकर चमक के साथ मुस्कुराया। मैं शहर में शिफ्ट हो गया हूं। ओनर ने अपना माथा पीटा। मेरे इस दिमाग को देखो, मैं भूल ही गई। तुम और तुम्हारे सगे माता पिता शहर चले गए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ अच्छे हैं? जब ओनर ने ये सवाल पूछा तो उसकी नजरें अनजाने में मेरे बगल में बैठी फू लुयान पर पड़ी। फू लुयन बिना कुछ कहे मुस्कुराई और उसने खुद से कुछ नहीं कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने मुंह से ये कहते सुन कि मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूं। ओनर ने राहत की सांस ली। अच्छा है, मैं देख सकती हूं कि तुम अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। और ये यंग लेडी कौन है? इससे पहले कि मैं उसे इंट्रोड्यूस करने की पहल करता, फू लुयन पहले ही बोल पड़ी। हेलो माँ जी, मैं जांग चैन की फियांसे फू लुयान हूं। ओनर को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कोल्ड दिखने वाली फू लुयान खुद उसके सवाल का जवाब देगी। वो कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई और उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तो तुम जांग चेन की फियांसे हो, बहुत खूबसूरत हो। तुम हमारे जांग चेन के लिए बिल्कुल सही मैच हो। इस पल कोल्ड फू लुयान के चेहरे पर भी एक दुर्लभ हल्की मुस्कान आ गई। थैंक यू। मैंने अपने होंठ भींचे और साइड में होकर दबी हुई हंसी हंसा। ओनर ने मुझे एक नज़र देखा। उसकी आंखों में एक बड़े का छोटे के लिए प्यार भरा था। खैर, मैं तुम दोनों को नूडल्स खाने से डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं काम पर वापस जाती हूं। इसके साथ ही ओनर दूसरे काम करने चली गई। मैंने फू लुयन को जल्दी ट्राई करने के लिए कहा क्योंकि मैं खुद अपनी चॉपस्टिक्स उठाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने बीफ का एक मोटा टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रख लिया। वही जाना पहचाना स्वाद मेरे मुंह में फैल गया। ओनर की सीक्रेट रेसिपी वाला बीफ खाकर मुझे फिर से वो खोया हुआ सेटिस्फैक्शन मिला और फू लुयन ने मेरा एंजॉयमेंट वाला चेहरा देखकर खुद भी अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और एक बाइट टेस्ट की। मुझे मानना पड़ेगा, ओनर का बीफ वाकई लाजवाब था। नूडल्स भी बहुत च्यूई थे। न तो फू लुयान ने और न ही मैंने बात करने की जहमत उठाई और अनजाने में हमने नूडल्स का पूरा बड़ा बाउल खत्म कर दिया। इस समय ओनर सफाई करने आई। स्वाद कैसा था? क्या ये तुम्हारी पसंद का है? सेंटेंस का आखिरी हिस्सा फू लुयन की तरफ था। मैं ओनर की तरफ देखकर मुस्कुराया। लुयान ने कहा कि नूडल्स बहुत टेस्टी थे। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैंग चेन, क्या इस बार तुम्हारे वापस आने का कोई खास काम है? तभी मुझे सिटी बी वापस आने का मेन कारण याद आया। ओनर से पहले पूछ लेने का ये अच्छा मौका था ताकि बेकार का चक्कर न काटना पड़े। ओह, सही कहा माँ जी। क्या मिस्टर यू अभी भी पुरानी जगह पर ही हैं? मेरी बात सुनकर ओनर ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। वो ओल्ड मैन कल ही मेरी दुकान पर नूडल्स खाने आए थे। उन्होंने तुम्हारा जिक्र भी किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज वापस आ जाओगे। क्या तुम उन ओल्ड मैन से मिलने आए हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। मुझे मिस्टर व्यायू से एक छोटे से काम में मदद चाहिए। ओल्ड मैन इस वक्त शायद अपनी दुकान पर ही होंगे। तुम उन्हें ढूंढने सीधे दुकान पर जा सकते हो। जी, ठीक है। पेट भर खाना खाने के बाद फू लुयन और मैं जाने के लिए तैयार हो गए। निकलने से पहले फू लुयन ने पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन ओनर ने मना कर दिया। ये तो बस 2 बाउल नूडल्स हैं। इसे मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए ट्रीट समझो। ओह, सही कहा। बात करते करते ओनर ने पीछे की किचन से बीफ का एक सील किया हुआ जार निकाला और मेरे हाथों में रख दिया। मुझे नहीं पता तुम दोनों कब जा रहे हो। रास्ते में खाने के लिए ये बीफ ले जाओ। मैंने अपनी बाहों में बीफ का वो बड़ा जार देखा। मेरा दिल उनकी ममता से भर गया। थैंक यू माँ जी। इतनी औपचारिकता मत करो। जब भी फ्री हो मुझसे मिलने आना। ठीक है। फू लुयान और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर छोटी सी दुकान से बाहर निकल आए। ओनर उन दोनों को विदा करने बाहर तक आई। अचानक उसके पीछे दुकान में रखी पेमेंट मशीन से एक नोटिफिकेशन साउंड आई। ओनर एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर धीरे से हंसी। ये बच्चा अभी अभी जब ओनर नहीं देख रही थी
मैंने काउंटर पर रखे पेमेंट क्यूआर कोड को स्कैन किया था और नूडल्स और बीफ का पूरा अमाउंट पे कर दिया था, 1 पैसा भी कम नहीं। ओनर वाकई आपके लिए बहुत दयालु हैं, तो मैं उन्हें नुकसान तो नहीं होने दे सकता था, है ना? फू लुयान ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। बीफ का बड़ा जार साथ लेकर घूमना असुविधाजनक था, इसलिए मैंने जार को पहले कार में रख दिया। फिर मैंने फू लुयान को दूसरी दिशा में खींचा। रास्ते में मैंने फू लुयान को उन जगहों के बारे में बताया जहां मैं बचपन से जवानी तक रहा था। स्कूल, छोटा पार्क, सब्जी मंडी, यादें हर तरफ थीं। जब हम यूनिवर्सिटी के पास से गुजरे तो फू लुयान स्कूल के मेन गेट को देखते हुए रुक गई। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। मैं उसके बगल में खड़ा होकर स्कूल के कसकर बंद गेट को देखने लगा। क्या हुआ? मैंने सुना था कि शेन चाओवे तुम्हारी जूनियर थी। मैं सन्न रह गया। मैंने बहुत समय से वो नाम नहीं सुना था। अब इसे सुनना थोड़ा चौंकाने वाला था। सही कहा। क्या हुआ? तो फू लुयान मुड़ी और बड़ी संजीदगी से मेरी तरफ देखा। क्या उसने तुम्हें यहां कन्फेस किया था? मैंने यूनिवर्सिटी के गेट को देखा और फिर अपने सामने खड़े फू लुयान के बेहद सीरियस एक्सप्रेशन को और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो क्या मिस बीए अब मुझसे पुराने हिसाब चुकता कर रही हैं? या शायद? मैं आगे बढ़ा और फू लुयान के चेहरे के करीब झुककर ऐसी आवाज में कहा जिसे सिर्फ हम दोनों सुन सकें। या फिर मिस बा को जलन हो रही है? अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम्हें मनाना पड़ेगा। ये सुनकर फू लुयान की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। उस अचानक मिले गले लगने ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी फू लुयान की खूबसूरत फिगर नहीं देखी थी, लेकिन चूंकि मैं डरपोक था इसलिए मैंने उसे कभी छूने की हिम्मत नहीं की। अब उस पतले कपड़े के जरिए मैं उसके शरीर की कोमलता को साफ महसूस कर सकता था। मैंने अनजाने में थूक गटका। मेरा दिल भी असामान्य रूप से तेज धड़क रहा था। फू लुयान धीरे से हंसी। उस आवाज ने मेरे पैर कमजोर कर दिए। तो क्या जंग चेन मुझे मनाने वाला है?